विक्रम सेठ, ये नाम सुनते ही जहन में आता है अ सूटेबल बॉय, है ना? एक बहुत ही बड़ा विशाल उपन्यास। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विक्रम सेठ सिर्फ एक महान उपन्यासकार ही नहीं, बल्कि एक कमाल के कवि भी हैं। तो आज हम उनके उपन्यासकार वाले रूप को थोड़ा साइड में रखकर उनके कवि वाले पहलू को जानेंगे और उनकी कविताओं की दुनिया में उतरेंगे। तो इस सफ़र में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम उनकी ज़िंदगी के बारे में थोड़ी बात करेंगे, फिर देखेंगे कि उनकी कविताओं के मुख्य विषय क्या हैं, मतलब वो किन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा लिखते हैं। इसके बाद उनकी कुछ खास रचनाओं और उनके लिखने के अंदाज पर नज़र डालेंगे और आखिर में ये भी समझेंगे कि लिटरेचर की दुनिया में उनका क्या मकाम है। चलिए तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, किसी भी राइटर के काम को समझने के लिए ना उसकी जिंदगी को जानना बहुत जरूरी होता है। तो आइए विक्रम सेठ के शब्दों के पीछे जो इंसान है उससे मिलते हैं और देखते हैं कि वो कौन से तजुर्बे थे जिन्होंने उनकी कलम को वो धार दी। तो विक्रम सेठ का जन्म हुआ 1952 में कलकत्ता में, लेकिन उनके पिता की नौकरी ऐसी थी जिसमें ट्रांसफ़र होते रहते थे। तो बचपन एक शहर से दूसरे शहर घूमते हुए गुजरा। पढ़ाई हुई द दून स्कूल में और कहते हैं कि वहाँ के अकेलेपन ने ही उन्हें लिखने की तरफ धकेला। और एक चीज़ जो उन्हें सबसे अलग बनाती है वो है उनकी भाषाओं पर पकड़। सोचिए, चीनी, जर्मन, हिंदी, इंग्लिश, और वो इन भाषाओं को सिर्फ बोलते नहीं हैं, बल्कि वो इन्हें अपने टूल्स या औजार की तरह इस्तेमाल करते हैं। उनकी जिंदगी को देखें तो वो एक लगातार सफर जैसी लगती है। कभी इंग्लैंड में पढ़ाई की, वहां रहे, फिर चीन गए, वहां भी पढ़े और रहे, फिर अमेरिका। दुनिया के कई अलग अलग कोनों में उन्होंने वक्त गुजारा। लेकिन एक बात पक्की रही, भारत से उनका कनेक्शन हमेशा बहुत मजबूत रहा। और यही यात्राएं ही उनकी पहचान बनी, और इसी वजह से उन्हें मल्टी डायमेंशनल जीनियस भी कहा जाता है। एक बड़ी दिलचस्प बात है जो उनके साहित्य के लिए प्यार को दिखाती है। उन्होंने इंग्लैंड में जाकर 17वीं शताब्दी के एक बहुत मशहूर कवि जॉर्ज हर्बर्ट का घर खरीद लिया, और सिर्फ खरीदा नहीं, उसे रेनोवेट भी करवाया। अब ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी डील नहीं थी, है ना? ये तो ऐसा था जैसे वो खुद को इंग्लिश पोइट्री की सदियों पुरानी विरासत से जोड़ रहे हों। और हाँ, उनके काम को भारत में भी जबरदस्त पहचान मिली। 1988 में उनकी एक अनोखी किताब द गोल्डन गेट के लिए उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, और फिर 2007 में उन्हें भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मानों में से एक पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। तो ये तो हुई उनकी जिंदगी की बात। अब जरा उनकी कविता की दुनिया में और गहरे उतरते हैं। देखते हैं कि वो कौन से आइडियाज हैं, कौन सी फीलिंग्स हैं जो उनकी पोइट्री का सेंटर पॉइंट है। मतलब कौन से थीम्स उनके काम में बार बार लौट कर आते हैं। देखिए, अपनी जड़ों से, अपने देश से दूर रहना, जिसे एग्जाइल कहते हैं, ये कई राइटर्स के लिए एक बहुत दर्दनाक अनुभव होता है। ज़्यादातर कवि इस नुकसान पर दुख जताते हैं, अफसोस करते हैं। लेकिन विक्रम सेठ, उनका अंदाज यहाँ बिल्कुल अलग है। वो इस बात का रोना नहीं रोते कि क्या पीछे छूट गया, नहीं, बल्कि जो जिंदगी उनके सामने है उसे वो पूरे दिल से गले लगाते हैं। उनकी फिलॉसफी है कार्पे डाइम, मतलब आज में जियो। ये जो खाओ पियो और मस्त रहो वाला एटीट्यूड है ना, ये एक तरह से उस दूरी की भरपाई करने का उनका अपना तरीका है। वो मानते हैं कि जो पल अभी है उसे पूरी तरह से जी लेना चाहिए। उनकी सोच को अगर समझना हो तो दो शब्द बहुत जरूरी हैं, कॉस्मोपॉलिटनिज्म और हाइब्रिडिटी। आसान भाषा में कहें तो वो मानते हैं कि हम सब एक ग्लोबल सिटीजन हैं, सारी संस्कृतियां मिलजुल कर रहनी चाहिए। उनके लिए ये देशों की सीमाएं, ये बॉर्डर्स ज्यादा मायने नहीं रखते, और यही चीज उनकी कविताओं में भी साफ झलकती है। तो एक तरफ तो ये दुनिया भर के बड़े बड़े आइडियाज हैं, लेकिन साथ ही साथ वो बहुत पर्सनल, बहुत निजी भावनाओं पर भी लिखते हैं। जैसे आज की दुनिया का अकेलापन, ये जो अनसर्टेनिटी है कि कल क्या होगा, इस पर वो बहुत लिखते हैं। यहाँ तक कि उनके लेखन में उनके पिता के साथ उनके रिश्ते की एक झलक भी मिलती है। एक ऐसा रिश्ता जिसमें प्यार भी है और शायद थोड़ी दूरी भी। चलिए अब बात करते हैं उनके कुछ सबसे ज़रूरी काव्य संग्रहों की और उनके लिखने के खास अंदाज की। देखते हैं कि उनके शब्द कागज़ पर कैसे उतरते हैं। उनकी सबसे मशहूर किताबों में से एक है द गोल्डन गेट, और ये कोई आम नॉवेल नहीं है, ये एक वर्स नॉवेल है। मतलब पूरी की पूरी कहानी कविताओं में कही गई है, और कहानी है आज के कैलिफोर्निया की, जहां लोग प्यार ढूंढ रहे हैं और नाकाम भी हो रहे हैं। और सुनिए, ये कोई छोटी मोटी कोशिश नहीं है। द गोल्डन गेट में 594 594 सॉनेट्स हैं। एक एक सॉनेट मतलब 14 लाइनों की कविता, और सबके सब एक बहुत ही खास मीटर, आयैम्बिक टेट्रामीटर में लिखे गए हैं।
इससे पता चलता है कि लिखने की कला पर उनकी पकड़ कितनी जबरदस्त है। उनका एक और बहुत ही खास कलेक्शन है द हम्बल एडमिनिस्ट्रेटर्स गार्डन। ये किताब 3 कल्चर्स पर आधारित है, चीन, भारत और अमेरिका। और ये उनके फिर से पारंपरिक मीटर और लय में लिखने की तरफ वापसी को भी दिखाता है। द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल तो शायद कई लोगों ने पढ़ी भी होगी। ये एक बड़ी मजेदार कविता है जो एक कहानी, एक दंतकथा की तरह लिखी गई है। और इसका अंदाज तो मजाकिया है, पर इसके पीछे का मैसेज बहुत गहरा और ज़रूरी है। और वो मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि इंसान को हमेशा अपनी आवाज़, अपनी मर्जी के हिसाब से चलना चाहिए। मतलब दूसरों के दबाव में आकर कभी भी अपनी असलियत को नहीं खोना चाहिए। बहुत पावरफुल बात है ये। उनके और भी कई बेहतरीन काम हैं, जैसे मैपिंग्स, जिसमें खुद को खोजने और जवानी की बेचैनी की बात है। फिर है अनक्लेम्ड, जिसमें एक नई जगह में घुलने मिलने और आज में जीने का मतलब ढूंढने की कोशिश है। और एक और है ऑल यू हु स्लीप टुनाइट, जो अकेले लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारी, एक मरहम जैसी कविता है। तो अब आते हैं आखिरी हिस्से पर। सवाल यह है कि लिटरेरी वर्ल्ड, जो आलोचक हैं, वो विक्रम सेठ को कैसे देखते हैं। चलिए उनके काम को क्रिटिक्स के नज़रिए से समझते हैं और देखते हैं कि वो अपने पीछे क्या विरासत छोड़ रहे हैं। क्रिटिक्स को उनके स्टाइल का जो मिक्सचर है वो बहुत पसंद है। उनके काम में आपको कहीं मजाकिया तुकबंदी और पैरोडी मिलेगी, तो कहीं बहुत गहरी फीलिंग्स और रोमांटिसिज्म। और सबसे बड़ी बात, वो विक्टोरियन ज़माने की पोएट्री को आज के मॉडर्न ज़माने की सोच के साथ बहुत ही खूबसूरती से मिला देते हैं। अगर उनकी कविता की सबसे बड़ी ताकत पूछी जाए तो वो है उसकी म्यूजिकलिटी, उसका संगीत। पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे वो म्यूजिक की धुनों को लफ्ज़ों में उतारने की कोशिश कर रहे हों। उनकी कविताओं में एक रिदम है, एक लय है, जो आपको अपने साथ बहा ले जाती है। एक बहुत मशहूर क्रिटिक हैं ब्रूस किंग, उन्होंने इस बारे में बहुत अच्छी बात कही है। वो कहते हैं कि सेठ 2 चीज़ें करते हैं। एक तो वो अपने देश से दूर रहने की बात को सिर्फ स्वीकार नहीं करते, बल्कि उसमें खुशी ढूंढते हैं। और दूसरा, वो कविता के पुराने पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। जब ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तो नतीजा होता है हैरान करने वाली ओरिजिनल पोएट्री। तो आखिर में विक्रम सेठ को क्या कहा जाए? सच तो ये है कि उन्हें किसी एक देश या किसी एक भाषा के दायरे में बांधना मुमकिन ही नहीं है। इसीलिए उन्हें इंटरनेशनल राइटर और ग्लोबल वर्ल्ड सिटीजन जैसे नाम दिए गए हैं। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है, एक ऐसी आवाज़ जो किसी सरहद को नहीं मानती और पूरी दुनिया में गूंजती है।